नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर एक बार फिर से तेज गिरावट आ गई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 400 रुपए से ज्यादा लुढ़क चुका है। चांदी में 1000 रुपए तक की गिरावट आ गई है। अचानक आखिर मार्केट में ऐसा हुआ क्यों और आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है बीरेन वकील साहब, पैराडाइम कमोडिटी के अहमदाबाद से। हमारे साथ अहमदाबाद से ही हैं भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स के। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और साथ ही चिराग शेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट मेटल फोकस के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल चिराग सेठ जी आपसे ही होगा कि जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का मार्केट दबाव में आया है, क्या कुछ चिंता वाली बात यहां पर है प्राइस के लिहाज से? क्या दाम कुछ और नीचे जाने वाले हैं? फंडामेंटल में कुछ बदलाव हो रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, फंडामेंटल्स में आपने जैसे कहा, फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है यहाँ पे। एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बुल मार्केट का, जब भाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो पिछले 1 से 1.5 साल में हमने सोने में काफी अच्छी बढ़त दिखती है। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है और चूंकि भाव कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, तो आपको एक वाइड वोलेटिलिटी और एक वाइड रेंज की कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। आप अगर इसको बारीकी से देखें तो नीचे में भी बाइंग आ रही है और ऊपर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब मार्केट एक्चुअली एक नई ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। शायद ये नई ट्रिगर, नया इकोनॉमिक डेटा आएगा, वो हो सकता है, या ये वैक्सीन शायद थोड़ी बहुत डिले हो जाए, क्योंकि आज हमने देखा जैसे एस्ट्राजेनेका है तो उनके जो वैक्सीन के जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत इशू आ गया है, या कोई जियोपॉलिटिकल इशू। तो मार्केट एक नए ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। जब तक वो ट्रिगर नहीं आता तब तक मार्केट ये एक लंबी, एक बड़ी सी रेंज में ट्रेड होते रहेगा। ओके, ठीक है। नितिन जी, आपका क्या व्यू है? क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, या थोड़ा अभी वेट एंड वॉच किया जाए, मार्केट को एक बार स्थिर हो जाने दिया जाए, स्टेबलाइज हो दिया जाने जाए? देखिए, न तो स्टेबल की कोई डेफिनेशन है, न डीप की, न कोई बॉटम की डेफिनेशन है। लेकिन मैं चिराग की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं पिछले 3 इंटरव्यू से बोलते आ रहा हूँ। हमको हर चीज को डिवाइड कर करके लेना है। हमको एसआईपी करना है। आप 250 ग्राम लीजिए, 250 लीजिए, 1 किलो लेना है तो। और बिजनेस के सभी हमारे जो ज्वेलर्स भाई है वो और हमारे कस्टमर सभी लोगों ने अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो फेज है ये सोना जमा करने का है। घबराइए नहीं है। 49 भी अगर आ गया तो भी आपको लेना है, हर घट्टे में लेने का है, क्योंकि चिराग की बात से मैं सहमत हूँ। और ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि पिछला भी हाई ये ब्रेक करके आगे जाने वाला, क्योंकि डिमांड अच्छी है, क्रॉप अच्छा है। जो मैरिजेस पीछे नहीं हुए थे वो पोस्टपोन्ड होकर 25% ही मैरिज हुए। तो आगे आने वाले सीजन में बहुत तूफान इसके अंदर है। और मैं एक चीज आपको हिंट देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की भी कोई आने वाले समय में स्कीम आ रही है, जिस स्कीम के अंदर हेवी गोल्ड की डिमांड आने वाली है। कौन सी स्कीम है सर? हिंट मत दीजिए, पूरी खबर बता दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, गवर्नमेंट ने काफी सारा डेटा हम लोगों से सबसे लिया है, सभी ऑर्गेनाइजेशन से। और जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो जितनी सक्सेस होना चाहिए था उतनी हुई नहीं है। जो मोनेटाइजेशन थी उसका इंटरेस्ट रेट बोलो, जब तक के ज्वेलर्स को इन्वॉल्व करके ज्वेलर्स के मार्फत ये स्कीम नहीं आती है तब तक इसके अंदर कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भी जो स्कीम चल रही है उसमें आपको आरबीआई को जाके देना है, आपको हॉल मार्किंग सेंटर पे गोल्ड जाके मेल्ट करना है, आपको सर्टिफाइड करके जमा कराना है, जो गवर्नमेंट की डिमोनेटाइजेशन स्कीम है। तो ये नॉन प्रैक्टिकल स्कीम है। इसको अभी ऐसा हमारा अनुमान है कि गवर्नमेंट इसको ऐसा लाएंगी कि ज्वेलर्स के थ्रू रूट होए, और ज्वेलर्स के थ्रू रूट होगा तो गोल्ड की बहुत बड़ी मूवमेंट इसके अंदर आएंगी। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग आगे के लिए काफी बुलिश हैं, गोल्ड में काफी तेजी का मन है। बीरेन जी, लेकिन जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेडर हैं बुलियन के, उनको इस भाव पर क्या करना चाहिए गोल्ड में?
3-4 दिन का जो टाइम फ्रेम है तो अभी भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। इसमें 50-700 का आज का मेरा जो कॉल है 50-700 का है, क्लोज 50-350 का है, टारगेट 51-300 का है। मैं समझता हूँ कि बाजार 50-500 के नीचे भी नहीं जा पाएगा और ऊपर में 51-700 के ऊपर भी नहीं जा पाएगा। अगले मंगल बुधवार को जो फेड की मीटिंग है वहाँ से कोई नया ट्रिगर आएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, लेकिन भाविक जी आप ये बताएं कि आज शाम के लिए अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? अभी भी अगर डॉलर इंडेक्स देखे तो थोड़ा स्ट्रांग ही हो रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सोने में अगर देखे इंट्राडे तो थोड़ा प्रेशर है। अभी 51,010 चल रहा है, आई थिंक 51,050 के करीब आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 51,230 के स्टॉप लॉस से टारगेट रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं नीचे, आई थिंक 50,850। मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा करेक्शन होगा, पर आज के दिन जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इस हिसाब से लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 51,230 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, चिराग सेठ साहब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी बुलियन को लेकर क्या हो रहा है, किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं और वहां पर क्या व्यू है, एक लॉन्ग टर्म का व्यू क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि आगे वैक्सीन को लेकर भी खबर है और आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना के हालात थोड़े ठीक भी होंगे, तो ऐसे में क्या क्या ग्लोबल क्या रिसर्च है गोल्ड के ऊपर? देखिए, यहाँ पे दो चीजें, अगर हम सारी मार्केट देखें, जितनी भी बड़ी फिजिकल मार्केट है, मोस्ट ऑफ इन मार्केट में गोल्ड डिस्काउंट पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। आप चाइना में देखें तो वहाँ पे 50 से 60 डॉलर इस टाइम पे डिस्काउंट था, इंडिया में 20 से 30 डॉलर का डिस्काउंट है, वैसे ही मिडिल ईस्ट में डिस्काउंट है। तो हर मार्केट में डिस्काउंट है क्योंकि फिजिकल वैसे भी बहुत बड़ी डिमांड फिलहाल नहीं है। हालांकि अगर हम हमारे जो क्लाइंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो हमारे क्लाइंट्स है, उनसे अगर हम बात करें तो सबका कहना ये है कि गोल्ड में तेजी जरूर बरकरार रहेगी। यहाँ ये थोड़ा एक ब्रीदर है, क्योंकि अगर वैक्सीन भी आ जाता है या कोई भी थोड़ी भी चीजें भी सुधर जाती है, इकोनॉमी को सुधरने को शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने फेड की नई जो स्टेटमेंट आई है वो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर फेड ये जरूर कह रही है कि अब इन्फ्लेशन एवरेज टारगेट कर रहे हैं, ना कि इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत और ऊपर रनअप करने दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट लो होंगे। तो ये सारी चीजों में को देखें तो गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं रहता। जरूर ये है कि शॉर्ट टर्म में यील्ड्स थोड़े बहुत बढ़े हुए, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट जरूर आ रहा है, बट ओवरऑल आप अगर किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करें, सबका मानना यह है कि $2,000 के ऊपर फिर से गोल्ड ट्रेड करेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आगे गोल्ड 2000 के ऊपर ट्रेड करेगा एक बार फिर से, ये आपने कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं चांदी की, और चांदी पर खंडेलवाल जी आपका क्या नया आउटलुक है, चांदी में आगे क्या आप प्राइस देख रहे हैं? देखिए, चांदी में भी ऐसा है कि अभी 67,600 के आसपास चल रहे हैं, तो चांदी में भी जैसा थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि फिजिकल सेलर्स काफी इसके अंदर आ गए जो पिछले टाइम पे अटके थे, तो एक टाइम पीरियड है। लेकिन उसके बाद में भी अगर देखेंगे तो 3 से 4 बार 26, $26.5 के नीचे जा नहीं पा रही है चांदी। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर $28 तक की चांदी जाएंगी। मतलब इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 70 से 72 के बीच में चांदी मुझे होते दिख रही है। जैसा शेयर मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो करेंसी उसकी वजह से थोड़ी डिवैल्यूड हुई है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो आज उसका भी सपोर्ट उसको मिला है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोबल और इकोनॉमिकल जो फिगर्स आ रहे हैं, जो कोरोना के बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से शेयर मार्केट नीचे जाएगा। शेयर मार्केट नीचे जाता है तो करेंसी इंडियन डिवैल्यूड होंगी, डॉलर मजबूत होगा और सारे का सपोर्ट चांदी और सोने दोनों पे दिखेगा। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी आपका और चिराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बुलियन मार्केट आगे क्या होने वाला है। अब बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए? टेम्पररी यहाँ मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 68,000 पे, 69,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 66,000 66,000 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और आज शाम के कारोबार के लिए भाविक जी आप क्या सुझाव देंगे? चांदी में कोई ट्रेड लेना चाहिए या अभी अवॉइड करें, क्या करें अभी चांदी में?
चांदी भी मृत्युंजय मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा ऊपर जाता है तो ज़रूर से सेल ही करना चाहिए, तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा 67,900 सिल्वर मिनी जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसके करीब आता है तो वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 68,350 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 67,300 से। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई चांदी पर। तो ये बात गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन अब हम बात करेंगे क्रूड की। और क्रूड में काफ़ी हलचल हमने देखी है। कल बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी क्रूड में, आज मार्केट ने रिकवरी की कोशिश दिखाई है। तो क्रूड को लेकर के बीरेन जी, आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है और आगे क्रूड का मार्केट आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्रूड में काफ़ी डीप आया। सऊदी अरामको ने जो उसकी सेलिंग प्राइस कम की है, और डिमांड रिकवरी भी थोड़ी कमज़ोर है इसमें। कोविड इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है वापस अमेरिका यूरोप में, तो आगे हल्का सा व्यू मेरा थोड़ा हल्का सा बेरिश है। बट पिछले 3-4 कॉल से मैं दिख रहा हूँ कि क्रूड काफ़ी चकमा दे रहा है मुझे। तो फिलहाल मैं जब तक फेड की मीटिंग नहीं होती तब तक इसको ट्रेड से अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो ऐसे में डे ट्रेडर के लिए कुछ है क्या क्रूड के मार्केट में अभी भाविक? देखिए, एक इम्पोर्टेंट आज का रेजिस्टेंस आ रहा है 2775 2780 के करीब। तो आई थिंक अगर वो जब तक 2780 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं शॉर्ट में ही बना रहूँगा। अभी 2758, आई थिंक 2775 के करीब आता है तो वहाँ से शॉर्ट कीजिए। 2820 के स्टॉप लॉस है, टारगेट रख सकते हैं 2680 का। मुझे बहुत ज़्यादा अभी करेक्शन नहीं लग रहा क्योंकि कल ऑलरेडी हमने 3% का करेक्शन, आई थिंक मेजर 2600 से 2550 के करीब बॉटम आउट हो जाना चाहिए। तो आज के दिन अगर 2780 के ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग कीजिए, वरना शॉर्ट ही रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जगदीश का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए जगदीश जी। किसान हूँ, मेरे पास 150 कुंटल सरसों और 150 कुंटल गुआर पड़ा है। दिसंबर तक कहां तक जा सकता है ये? किसान हैं, आपके पास 150 क्विंटल सरसों है और 150 क्विंटल ग्वार है। बताइए बीरेन जी, दिसंबर तक कहां तक भाव जा सकता है? मैं गवार के लिए ऐसा बोलूँगा कि 4200 के आसपास वो गवार पे निकल जाए। और सरसों भी काफ़ी बढ़िया प्राइस है। अभी जो 5300-5400 का प्राइस चल रहा है रेडी में, तो शायद 5500 भी मिलेगा अगर अच्छा ऑयल कंटेंट है। तो उसमें भी मैं प्रॉफिट बुकिंग प्रेफर करूँगा। एटलीस्ट सरसों अक्टूबर मिड में निकाल देना चाहिए, क्योंकि फिर 2 महीने के बाद नया सरसों आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये सुझाव आपका है इनके लिए। अगला सवाल है प्रीति का। पूछिए प्रीति जी। हेलो सर, मुझे गोल्ड पे जानना था। मैंने मतलब 53,400 रुपए में गोल्ड खरीद के रखा है, तो क्या दिवाली तक मतलब मुझे प्रॉफिट में कुछ मिल जाएगा आगे का भाव? बताइए भाविक जी, 53,400 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है और ये जानना चाहती हैं कि दिवाली तक क्या कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा इनको। क्या सुझाव है आपका इनके लिए? जी ज़रूर से, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो मुझे भी गोल्ड पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक जो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है कि थोड़ा डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और आई थिंक कल भी ईसीबी की मीटिंग आएगी तो उसमें यूरो वीक होगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर ये मंथ के एंड तक देखें तो थोड़ा वीक है, पर उसके बाद मुझे ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक दिवाली में आपको 54,000 54,500 तक के लेवल्स मिल जाने चाहिए, तो आप अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। और अगर 50,000 के नीचे 49,000 के करीब आता है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, तो उससे भी हेज हो सकता है और उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है चंदन का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए चंदन। सर जी नमस्कार, मुझे बीरेन सर से पूछना है, गोल्ड में अभी भाव चल रहा है 51,000। आज और कल और परसों के लिए हमको क्या करना है? बताइए बीरेन जी, इस हफ्ते के आखिर तक के लिए क्या करना है? 50,700 पे मिले
तो हमको बाय करना है। 50,350 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 51,300 के आसपास का रहेगा। वैसे मैं ऐसा मानूंगा कि इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको हम नॉइस बोलते हैं वो अवॉइड करके सिग्नल पकड़ने की अगर कोशिश करे तो इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड रह सकता है। ये सुझाव आपको दिया गया है कि आपको अभी करना क्या है इसमें। ठीक है, अब हम जरा कुछ और कमोडिटी की बात कर लें, चने की बात कर लेते हैं। चलिए, लेकिन इस बीच एक सवाल मुंबई से आ रहा है, पूछिए। हेलो। जी पूछें। हाँ जी, सवाल वीरेन वकील जी से है मेरा। इस करंट लेवल पे निकल में क्या किया जाए सर? हाँ, करंट लेवल पे निकल में क्या कर सकते हैं, ठीक है, बताइए बीरेन जी, क्या कर सकते हैं? फिलहाल इसको छोड़ देना चाहिए। लास्ट वीक निकल में काफ़ी अच्छा रहना पाया था जियोपॉलिटिकल टेंशन को चलते हुए। जब तक ये 1122 के ऊपर वापस नहीं आता तब तक छोड़ देना चाहिए इसको, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है। अगला सवाल है प्रतीक का, राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए प्रतीक जी। नमस्ते सर, मैं दोनों एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे नेचुरल गैस के बारे में जानना था कि करंट लेवल से क्या करना चाहिए और इसमें तेजी मद्दी का क्या सोर्स है, कुछ आइडिया नहीं लग पाता कि क्या जाता है इसके लिए। बताइए भाविक जी, नेचुरल गैस में क्या आगे होने वाला है? देखिए, नेचुरल गैस का अगर आपको सोर्स या प्राइस प्रेडिक्शन जानना हो तो सबसे पहले दो चीज़ की इम्पोर्टेंट है। एक तो उसका यूएस का वेदर प्रेडिक्शन, क्योंकि गर्मी में वो कूलिंग डेज के लिए काम आता है, ठंडी में वो गर्मी के लिए काम आता है। तो जब जब भी ठंडी बढ़ेगी और अगर इन्वेंट्री कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेगी, और अगर ठंडी कम होगी और इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो प्राइसेस कम होगी। अगर नियर टर्म हम फंडामेंटल्स देखें तो थोड़ा बहुत बेरिश है, क्योंकि अभी ठंडी कम होने वाली है, मतलब इनफैक्ट कूलिंग डेज कम है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 167 165 के करीब एक सपोर्ट आना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम तभी आएगा जब 190 के ऊपर आएगा। अभी फिलहाल जो इतना करेक्शन आया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस में पुल बैक है, पर जब तक 190 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप लॉन्ग पोजीशन मत कीजिए। अगर 190 के ऊपर जाता है तो आपको 205 तक के लेवल आ जाएंगे। तो आई थिंक 190 के ऊपर 185 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए और 205 के टारगेट रखिए। ओके, तो 205 का टारगेट आपको दिया गया है नेचुरल गैस के ऊपर। अगला सवाल है विकास का, पूछिए विकास जी। सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे वीरेन सर से जानना है कि नेचुरल गैस के लिए क्या हो सकता है। अच्छा वीरेन जी, आप बताएं सर, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अभी? नेचुरल गैस में 184-85 के आसपास शॉर्ट जाना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आप 173-174 रख सकते हैं। ओके, ठीक है। वीरेन जी, चने को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? चने में अभी क्या हो सकता है, क्योंकि नेफेड ने भी ये कहा है कि 3 लाख टन चना और बफर में दिया है नेफेड ने, और अब नेफेड के पास करीब 12 लाख टन चने का स्टॉक है। नई क्रॉप आने में भी 6-7 महीने का वक्त है। क्या आउटलुक है आपका चने के ऊपर? चने में मार्केट में से कहीं मैंने सुना कि जो ये कल्याणकारी योजना है ना, हर फैमिली को 1 किलो पल्स की, उसमें थोड़ा रिसाइकलिंग चल रहा है। मीन्स जिसको ये पल्स मिलता है 1 किलो, वो बाजार में 1 किलो बेच के उसका धान ले लेता है या राइस ले लेता है। तो एक्चुअल इन्वेंट्री और विजिबल इन्वेंट्री में मुझे थोड़ा फर्क लग रहा है। जहाँ तक प्राइस का सवाल है तो मैं समझता हूँ 5000 के ऊपर की चने की तेजी थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपका व्यू है। इस बीच अरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए अरुण। हाँ नमस्कार सर। हेलो नमस्कार, पूछिए। आज सर तांबे के बारे में वीरेन जी वकील से सवाल है। तांबे के बारे में पूछना है वीरेन जी वकील से। 3 महीने का टारगेट में वापस 450 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा सर? कॉपर का, अच्छा बताइए वीरेन जी। कॉपर में
बेसिकली इन्वेंट्री काफ़ी टाइट है, काफ़ी लो है, 15 साल का नीचा स्टॉक है और चाइना की डिमांड भी बेहतरीन है। ये धीरे धीरे स्टिल तो बुल मार्केट है, यानी गर्भित तेजी इसको बोलते हैं। 512-15 का इसमें सपोर्ट मान के चलना चाहिए। अपसाइड में हम वापस इसको 537 से 542 तक देखेंगे। ओके, ठीक है। अगला सवाल है हर्षल का, नासिक से। पूछिए हर्षल। नमस्कार सर, वीरेंद्र जी से पूछना था सोयाबीन के बारे में, क्या अभी वापस 4000 वापस क्रॉस कर जाएगा ये? बताइए वीरेंद्र जी, दोबारा एक बार सोयाबीन फिर से 4000 के ऊपर जाएगा क्या? टेम्पररी मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। एक तो वाटर लॉगिंग या एक्स्ट्रा वेट मानसून, लंबा मानसून से थोड़ी फसल में देरी होगी। ग्लोबल मार्केट काफ़ी तेज है। अगस्त का वेदर अमेरिका का काफ़ी खराब रहा है। चाइना की सोयाबीन मार्केट में काफ़ी बुलिश है। शायद हम इसको 4100 तक देखेंगे। फिलहाल डाउनसाइड लिमिटेड है। डाउनसाइड आपको लगता है कि लिमिटेड है, यानी गिरावट कम है। अगला सवाल है राजेंद्र जी का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेंद्र जी। मेरा जिंक पे सवाल है, करंट पे क्या करना चाहिए सर जिंक में? क्या सवाल है आपका? करंट मार्केट में जिंक में क्या करें, सेल करें या बाई करें सर? अच्छा, करंट मार्केट में जिंक में क्या करें, बताइए भाविक जी। ताजा भाव पर क्या किया जाए जिंक में? बाइंग की जाए या सेलिंग की जाए? देखिए ओवरऑल अभी भी व्यू नेगेटिव ही है, पर कल अगर देखें, कल से आज के दिन में तो 6 रुपए ऑलरेडी गिर चुका है, तो यहाँ से भी सेलिंग तो नहीं लग रहा है, पर बाइंग भी नहीं लग रहा है। तो आई थिंक 188.50 चल रहा है, तो 189.50 के करीब आता है, तो वहां से एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं 190, 120 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 187 का। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वीरेंद्र जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। 146 पे एल्यूमिनियम शॉर्ट कर सकते हैं। 147 का स्टॉप लॉस रहेगा और 144.50 का टारगेट रहेगा। भाविक जी, आपकी कॉल। कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप बेच सकते हैं 523 पे, टारगेट रख सकते हैं 517 का और स्टॉप लॉस 526। आपकी कॉल, आखिरी कॉल वीरेंद्र जी। 68,000 में सिल्वर बेच सकते हैं, 69,500 का स्टॉप लॉस रख के और 66,000 का टारगेट रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, और भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।